नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अमित जयंती पर। मैं हूं अमित चौहान और आप देख रहे हैं यूपीपीएससी का लेटेस्ट पीवाईक्यू सीरीज। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बायोलॉजी के लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जिसको यूपीपीएससी ने हाल ही की कई परीक्षाओं में पूछा हुआ है। इससे पहले हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री को पूरा कर लिया है, मतलब उसके लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा कर लिया है, जो कि 2023 में 24 में पूछा गया है। इसके आगे हम करने जा रहे हैं बायोलॉजी को, मतलब जीव विज्ञान को। अगर आप इससे पहले वाली सीरीज फिजिक्स केमिस्ट्री को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है जैविक, फिर दूसरे में लिखा है स्थलीय निवासी, फिर तीसरे में है अजैविक, फिर लास्ट में है जलीय निवासी। तो देखिए, जो भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर होते हैं उनको स्थलीय निवासी बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2024 के प्री वाले एग्जाम में पूछा हुआ है। स्थलीय निवासी के एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं अपने आप को ही, मनुष्य को, शेर को, हाथी को, आम के पेड़ को, घास को, मतलब जितनी भी चीज़ें आपको ज़मीन पर दिखाई दे रही हैं और वो जीव है, वो सब क्या है, स्थलीय निवासी होते हैं। अब ये वाले ऑप्शन में लिखा है जैविक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में जितने भी जीव हैं, मतलब जिनमें भी जान है, उन सभी को यह संदर्भित कर रहा है। जैविक मतलब कि बायोटिक कंपोनेंट्स। इन सारे कंपोनेंट्स में कौन कौन आ जाएंगे? पेड़ पौधे, जीव जंतु। देखिए, ये जो स्थली था, इस पे केवल वही आएंगे जो ज़मीन पर रहते हैं। यहाँ पर जीते खाते हैं, मर जाते हैं। अब जैविक में क्या होगा? जो ज़मीन पर रहते हैं, साथ ही जल में भी रह सकते हैं, मतलब कि इसमें मछलियाँ भी आ जाएंगी, कछुए भी आ जाएंगे। जलीय जीव जो है वो भी जैविक के अंदर आ जाएंगे, जो स्थलीय है वो भी इसमें आ जाएंगे, और जो हवा में रहते हैं वो सब भी जैविक के अंदर आ जाएंगे, मतलब जिसमें जान है, बैक्टीरिया, कवक, पौधे, जीव जंतु, ये सब कुछ जैविक में आ जाएंगे। फिर सी वाले में लिखा है अजैविक। अजैविक मतलब जो हमारे आसपास है लेकिन उसमें जान नहीं है, जैसे रोशनी है, सूरज की रोशनी, फिर तापमान है, जल है, वायु है, मिट्टी है, ये सब क्या है, अजैविक है। और फिर लास्ट में है जलीय निवासी, मतलब ऐसे जीव जंतु जो कि जल के अंदर रहते हैं, उसमें निवास करते हैं, उनको कहते हैं जलीय निवासी। तो ये था कुछ बेसिक। बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर डी सही है, स्थलीय निवासी। बी, स्थलीय निवासी किसे कहते हैं? वे जीव जो मुख्य रूप से जमीन पे या फिर भूमि पर निवास करते हैं और अपनी अधिकांश जीवन गतिविधियां स्थल पर ही पूरी करते हैं, उन्हें जलीय जीव या फिर स्थानीय निवासी कहा जाता है। जलीय नहीं, स्थलीय जीव। इसका उदाहरण है मनुष्य, शेर, हाथी, आम का पेड़, घास, मतलब आपके सामने जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ये सब क्या है, स्थलीय निवासी के उदाहरण है। ऐसे जीव जमीन पर सांस लेने, चलने फिरने और अपने आवास के लिए अनुकूलित होते हैं। तो ये था इसका बेसिक। बाकी के ऑप्शन को देखते हैं। जैविक के बारे में हमने बात कर ली, इसमें सब कुछ आ जाता है जिसमें जान होती है। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया, कवक, पेड़ पौधे, जंतु, मछली, केकड़ा, ये सब कुछ क्या है, जो जमीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है, हवा में भी रहता है, हमारे शरीर पर भी हो सकता है। ये सब कुछ क्या है, जैविक है। अजैविक या पारिस्थितिकी तंत्र के निर्जीव घटकों को कहा जाता है, जैसे तापमान है, प्रकाश है, जल है, वायु है, मृदा, ये सब क्या है, अजैविक। जलीय निवासी आप सभी जानते हैं, पानी में रहने वाले जो जीव हैं। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजाति का सही क्रम है? पौधों की प्रजाति का क्रम पूछा हुआ है। पहले ऑप्शन में लिखा है पादप जगत, संघ, वर्ग, फिर गण। ये पहला ही क्रम हमें सही लग रहा है। सबसे पहले कौन आता है, किंगडम होता है, मतलब जो भी पादप वर्ग का जगत होता है उसको कहते हैं, वो सबसे ऊपर रहता है। फिर उसके बाद आता है संघ, फिर आता है वर्ग, फिर आता है गण, फिर उसके बाद आता है कुल, जिसको फैमिली बोलते हैं। फिर आता है वंश, जिसको जीनस बोलते हैं। क्या है फिर, वंश। इसके बाद आती है जाति। तो इस क्रम में हमें पहला वाला ऑप्शन ही दिखाई दे रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन ही सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2024 में पूछा है प्री के एग्जाम में। मतलब कि सबसे ऊपर होगा पादप जगत और सबसे नीचे होगा जाति। अगर ये आपको कहीं दिखे, अगर मान लीजिए याद नहीं है, तो पहला और लास्ट वाला याद रखे रहिएगा कि सबसे नीचे होती है जाति और सबसे ऊपर होता है जगत। ठीक, बढ़ते हैं आगे। यहाँ इसका बेसिक दिया हुआ है।
यहाँ पर देखिए क्रम भी बनाया हुआ है। सबसे पहले जगत है, फिर संघ है, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश, फिर जाति। सबसे ऊपर है जगत और सबसे नीचे श्रेणी में है जाति। तो इस क्रम को अगर आप याद रखे रहेंगे तो ये हायरार्की सॉल्व करने में आसानी होगी। मान लीजिए भूल जाएं तो पहला वाला और लास्ट वाला याद रखे रहिएगा। तो हो सकता है क्वेश्चन इतने में ही सॉल्व हो जाए। बढ़ते हैं आगे। लिखा है कि मानव शरीर में किडनी उत्तरदायी होती है किस चीज़ के लिए? पहला है श्वसन के लिए, फिर है उत्सर्जन के लिए, फिर रक्त संचारण के लिए, फिर है पोषण के लिए। तो बताइए किडनी किसके लिए उत्तरदायी होता है? आप सभी जानते हैं ये जो किडनी होती है हमारी, ये हमारे बॉडी में जो रक्त है उसको फ़िल्टर करने का काम करता है, हमारे ब्लड को फ़िल्टर करने का काम करता है और इसमें से जो गंदगी रहती है उसको हमारे पेशाब के रास्ते बाहर निकालने का काम करता है। तो इस हिसाब से इसमें कौन सा सही बैठ रहा है? उत्सर्जन के लिए बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस के एग्ज़ाम में। अगर ये उत्सर्जन का काम कर रहा है तो फिर बाकी के ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है उसको समझ लेते हैं। पहला लिखा है श्वसन के लिए। तो आप सभी जानते हैं सांस लेने के लिए हमारे जो फेफड़े हैं वो काम करता है, न कि किडनी काम करता है। उत्सर्जन के लिए यहाँ पर किडनी काम कर रहा है। और फिर सी में लिखा है रक्त संचारण के लिए। संचारण मतलब होता है पंपिंग। तो हमारा जो ब्लड है उसको पंप करने का काम किडनी करता है क्या? किडनी नहीं करता है ना, वो हमारा हार्ट करता है। तो हमारा हार्ट के बारे में अगर पूछता तो सी वाला ऑप्शन सही होता। तो ये हो गया सी वाला। फिर है पोषण के लिए, डी वाले में लिखा है। पोषण का मतलब है भोजन का पाचन करना और उससे ऊर्जा और पोषक तत्व ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है, ये पाचन तंत्र का काम होता है जिसमें आमाशय आदि ये सब शामिल होते हैं। तो इस हिसाब से ये पोषण भी इसमें गलत हो जा रहा है। इसमें कौन सही बैठ रहा है? उत्सर्जन करने के लिए, यही सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर बेसिक दिया हुआ है किडनी, इसको वृक्क भी बोलते हैं। यह क्या करता है? किडनी मानव शरीर का एक प्रमुख उत्सर्जी अंग है जो रक्त को छानकर शरीर से हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, इन सबको और इसके अतिरिक्त पानी को मूत्र में बाहर निकालने का कार्य करता है। मतलब जो कुछ भी आपके शरीर में गंदगी है उसको और जो एक्स्ट्रा पानी है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम कर रहा है। उदाहरण के लिए रक्त का निस्पंदन मतलब कि फिल्ट्रेशन, इसको फिल्टर करके यूरिन का निर्माण करना। इसके अलावा कुछ फैक्ट दिया हुआ है। किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। यह शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को भी नियंत्रित करता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है किडनी के बारे में। बढ़ते हैं आगे। बाकी के ऑप्शन के बारे में लिखा है। श्वसन के लिए क्या है? फेफड़े हैं। रक्त संचारण के लिए क्या है? हृदय है। पोषण के लिए क्या है? पाचन तंत्र है। तो ये सब ध्यान रखे रहिएगा, हालांकि आपको पता होगा इसके बारे में। फिर है अगला सवाल। एक तरफ अंतःस्रावी ग्रंथियां लिखी हुई हैं और दूसरी तरफ हार्मोन लिखा हुआ है और हमें क्या करना है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। नहीं वाला खोजना है हमें। पहला लिखा है एड्रीनल ग्रंथि, इसका संबंध ग्लूकोकार्टिकोइड से है। तो ये बिल्कुल है, इसका इससे संबंध है। ये पता है क्या करता है? हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है उसको चयापचय के लिए नियंत्रित करता है, कार्बोहाइड्रेट को। फिर दूसरा है वृषण, इसका संबंध न्यूट्रीलाइजिन हार्मोन से है। तो नहीं, इसका संबंध न्यूट्रीलाइजिन हार्मोन से नहीं है। न्यूट्रीलाइजिन हार्मोन से तो संबंध उसका होता है पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है ना, जो महिलाओं में मासिक धर्म चक्र और ओल्यूलेशन को नियंत्रित करता है। तो ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बी वाला ही सही सुमेलित नहीं है। वृषण से क्या होता है? इससे टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन होता है, न कि ल्यूटिनाइजिन हार्मोन का। तो इसको ध्यान रखे रहिएगा। बाकी ये जो सी में लिखा है पैराथायराइड ग्रंथि, इससे कैल्सिस्टोन हार्मोन का स्राव होता है। तो ये सही लिखा हुआ है। और पीयूष ग्रंथि का संबंध सोमेस्ट्रोपाग हार्मोन से है, यह भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है असिस्टेंट टाउन प्लानर के एग्जाम में, तो ध्यान रखे रहिएगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर बेसिक दिया हुआ है वृषण, इसका संबंध है न्यूट्रीनाइजिन हार्मोन से है। मतलब ये गलत दिया हुआ, न्यूट्रीनाइजिन हार्मोन से इसका संबंध नहीं है। इसका संबंध किससे था? टेस्टोस्टेरोन को। किससे था? यहाँ नीचे बताया हुआ है टेस्टोस्टेरोन का। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती है नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं। कैसी? नलिका विहीन ग्रंथियाँ जो सीधे रक्त में हार्मोन का स्राव करती है
वृषण द्वारा मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है, जबकि ल्यूटिनाइजिन हार्मोन या पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। बढ़ते हैं आगे, बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। ये जो एड्रिनल ग्रंथि है, ये हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के चयापचयन को नियंत्रित करती है। और ये जो पैराथाइड पैराथाइड ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि, यह क्या करता है, रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। फिर लास्ट में था पीयूष ग्रंथि, यह हमारे शरीर की हड्डियों और ऊतकों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, पीयूष ग्रंथि। तो ध्यान रखे रहिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है अग्र मस्तिष्क, जो कि हमें सी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है, आर मेडिकल होम्योपैथी वाले एग्जाम में। बढ़ते हैं आगे, इसका बेसिक देख लेते हैं। अग्र मस्तिष्क, जिसको फोर ब्रेन भी कहते हैं, यह मानव मस्तिष्क का मुख्य और सबसे बड़ा भाग होता है, जिसके अंतर्गत सेरेब्रम आता है। यह सोचने, समझने, याद रखने और तर्क करने जैसी उच्च मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसका उदाहरण है प्रमस्तिष्क, जिसको सेरेब्रम बोलते हैं, जो संपूर्ण मस्तिष्क के लगभग 2/3 भाग से बना होता है। मतलब अगर हमारा मस्तिष्क इतना बड़ा है, इसका अगर हम 3 भाग कर दिए तो इसका 2/3 भाग ये अकेले ही अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। बढ़ते हैं आगे, बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। पश्चिम मस्तिष्क, यह क्या होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यह मस्तिष्क का पिछला भाग होता है। इसके अंतर्गत सेली बेलम आता है। क्या आता है? सेरी बेलम, पीछे वाले हिस्से में। पोन्स और मेंडुला आप्टाला आते हैं, जो शरीर को संतुलित और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। फिर आता है मध्य मस्तिष्क। यह अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बीच में स्थित एक छोटा भाग होता है। यह देखने और सुनने की शक्ति से जुड़ा होता है। फिर बढ़ते हैं आगे। इस सवाल में कहा है, वह जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसका नाम है पिवटल जोड़। पिवटल जोड़ हमें सी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को भी आयोग ने 2024 में पूछा हुआ है, यूपीपीएससी प्री के एग्जाम में। देखिए, हमारे शरीर में जितने भी जोड़े होते हैं, उन सभी का कुछ न कुछ नाम दिया गया है, जो एग्जाम में अक्सर आता रहता है बायोलॉजी में। तो हमारा जो गर्दन वाला हिस्सा है, जहाँ पर जोड़ा गया है, इसका नाम है पिवटल जोड़। इसको ध्यान रख के रहिएगा। बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। प्यूटल जोड़ या फिर प्यूटल जॉइंट, इसको खूंटीदार संधि भी बोलते हैं। यह वह जोड़ होता है जो सिर और गर्दन को जोड़ता है, प्यूटल जोड़ कहलाता है। इसके माध्यम से सिर के आगे, पीछे तथा दाएं बाएं घुमाया जा सकता है। फिर इसका उदाहरण है गर्दन और सिर के बीच की संधि, अच्छी और एटलस के रिस्काओं के मध्य का जोड़ होता है। यह एक प्रकार की साइनोविशियन संधि होती है, जो घूर्णन गति को हमारे शरीर में संचालित करने में सहायता करती है। इसी की वजह से हम अपनी जो गर्दन है घुमा पाते हैं दाएं बाएं करके। फिर है बाल और सॉकेट जंते। अब यह क्या होता है? यह एक ऐसा जोड़ होता है जिसमें हड्डी को गेंद जैसा सिरा दूसरी हड्डी को कटोरी नुमे गड्ढे से फिट किया जाता है। मतलब कुछ इस तरीके से, ऊपर ऐसे कटोरी की तरह बनी रहेगी, या हो सकता है नीचे कटोरी बनी रहती है। जैसे हमारे कंधे का जोड़ और कूल्हे का जोड़ है, वो कुछ इसी तरीके से होता है। फिर होता है हिंड जॉइंट। यह दरवाजे के कब्जे की तरह होता है। यह केवल एक ही दिशा में गति करता है, या आगे जाएगा या फिर पीछे जाएगा। जैसे कि हमारी कोहनी होती है, आपने दरवाज़ा देखा होगा ना। दरवाज़ा क्या होता है? एक ही साइड खुलता है और बंद होता है, दोनों साइड खुलता बंद नहीं होता। ऐसी हमारी कोहनी भी है, वो एक ही तरफ ऐसे मूव करती है, दूसरे साइड आप ले जाना चाहेंगे तो नहीं जाएगा। फिर है हमारा घुटना, भी इसी का उदाहरण है। फिर है सैडल जोड़। अब यह क्या होता है? यह बाल और सॉकेट जोड़ होता है, लेकिन इसमें गति को थोड़े सीमित आयाम में होते हैं, जैसे अंगूठे का आधारभूत जोड़ होता है। ये किसका उदाहरण है? सैंडल जोड़ का। अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। वह एकमात्र सिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है कहलाती है। तो आप सभी जानते हैं, जितने भी सिरा होते हैं वो सब अशुद्ध रक्त को लाते हैं हमारे हृदय तक, फिर वहाँ से आगे वो बढ़ता है। लेकिन एक इसी में अपवाद है, उसका नाम है पल्मोनरी सिरा। सारे जो सिराएं हैं वो अशुद्ध रक्त लाते हैं, और ये वाला जो है शुद्ध रक्त लाता है। मतलब कि यह ऑक्सीजन वाला लाता है हमारे फेफड़ों से, उसके बाद जो है बाएं आलिंद में डाल देता है, हमारे जो हार्ट है उसमें। तो पल्मोनरी सिरा हमारा कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है।
तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2024 में पूछा हुआ है प्री के एग्ज़ाम में, तो ध्यान रखे रहिएगा। बाकी के सिराओं की भी बात कर ले रहे हैं। ए वाले ऑप्शन में लिखा है हीपेटिक पोर्टल सिरा। यह क्या करता है, हमारी जो आंत है वहाँ से पोषक तत्व वाला जो अशुद्ध रक्त होता है उसको हमारे लीवर तक ले जाता है। कौन? हीपेटिक पोर्टल सिरा। अब बात करते हैं कार्डियक सिरा की। यह क्या होता है, ये हृदय की मांसपेशियों से जो अशुद्ध रक्त है उसको वापस हृदय के दाएं आलिंद में ले जाता है। कौन से आलिंद में? दाएं आलिंद में। फिर तीसरा है पल्मोनरी सीरा। इसके बारे में अभी हमने बात की। ये क्या करता है, फेफड़ों से शुद्ध ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे हार्ट तक ले जाता है। और फिर लास्ट में है सिस्टिक सीरा। यह क्या होता है, ये पित्ताशय से रक्त ले जाने वाली वाहिका होती है। तो ये था बाकी के ऑप्शन के बारे में हल्का हल्का बेसिक। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पल्मोनरी सीरा जो है इसको फुफ्फुस सीरा भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? फुफ्फुस सीरा। इसके बारे में थोड़ा सा लिखा है, सामान्यतः सभी सिराएं शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त हृदय तक लाती है, लेकिन पल्मोनरी सिरा इसका अपवाद है। यह फेफड़ों से शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त को वापस बाएं आलिंद में ले जाती है। एग्जाम्पल के लिए, फेफड़ों से हृदय के बाएं हिस्से में ऑक्सीजन रक्त की परिवहन। इसके अलावा थोड़ा सा फैक्ट दिया है कि पल्मोनरी धमनी जो है यह एकमात्र ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों में ले जाती है। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखे रहिएगा। बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ दिया है हिपेटिक सीरा, हिपेटिक पोर्टल सीरा। यह सीरा जो पाचन अंगों जैसे कि आंत और प्लीहा से रक्त को सीधे यकृत में ले जाती है, मतलब कि लीवर में ले जाती है। फिर है कार्डियक सीरा। यह हृदय की मांसपेशियों से जो अशुद्ध रक्त है उसको वापस हृदय के दाएं आलिंद में ले जाती है। और फिर लास्ट में है सिस्टिक सीरा। यह जो हमारा पित्ताशय है यहाँ से ब्लड को ले जाने वाली वाहिका होती है। तो ये था बाकी के ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा बेसिक। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है? तो इसका सही जवाब है इंसुलिन। इंसुलिन हमें सी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है प्री के एग्जाम में, तो ध्यान रखे रहिएगा। चलिए इसका बेसिक भी देख लेते हैं। अग्नाशय और इंसुलिन, यह क्या होता है? अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसके अंतर्गत लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। इसकी बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्राव किया जाता है जो रक्त में शर्करा के विभिन्न स्तर को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए रक्त शर्करा के स्तर को कम करना और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संग्रहित करना। फिर इसके अलावा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। डायबिटीज़ किसकी कमी से हो जाता है? इंसुलिन की कमी से। बढ़ते हैं आगे, बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ग्लूकागान क्या होता है? ग्लूकागान यह अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिकाओं की अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। एग्जाम्पल इसका, रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम होने पर यह ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। फिर है एड्रीनल क्या होता है, जो कि दूसरे वाले ऑप्शन में दिया था। यह अधिवृक्क ग्रंथि के मेडुला भाग से स्रावित होता है जो आपातकालीन स्थिति में जैसे लड़ो या डरो का सामना करने में मदद करता है। इसका एग्जाम्पल है अचानक डर आना या फिर गुस्से में हृदय का धड़कन बढ़ जाना, उस समय यह एड्रीनल यहाँ पर अपना भूमिका निभाता है। फिर लास्ट में एल्डोस्टेरोन क्या है? एल्डोस्टेरोन यह क्या होता है? यह अधिवृक्क कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित होने वाला मिनिरेलो-कॉर्टिकॉइड हार्मोन है। एग्जाम्पल इसका, शरीर में जल और सोडियम को संतुलित करने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए यह हार्मोन काम करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर कहा है मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है? तो इसको आप सभी जानते होंगे, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। तो 4 कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा है केवल 4। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। इस सवाल को यूपीपीएससी ने 2023 में पूछा है प्री के एग्ज़ाम में, तो ध्यान रख के रहिएगा। बढ़ते हैं आगे, इसके बारे में भी थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। मानव हृदय की संरचना। मानव हृदय एक मांसपेशी अंग है जो 4 कक्षों में विभाजित होता है, मतलब कि 4 चैम्बर्स होते हैं इसमें। 2 ऊपरी कक्ष जिसको आलिंद कहा जाता है और 2 निचले कक्ष जिसको निलय कहा जाता है। उदाहरण के लिए दायां निलय, बायां निलय, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, वही बात है।
इसके अलावा थोड़ा सा तथ्य है कि 4 कोष्ठक में विभाजन के कारण ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त आपस में नहीं मिलते। ये से चैम्बर बना रहता है 4। पक्षियों और स्तनधारियों के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर बाकी बी वाले में क्या कहा है? केवल एक। तो एक वैसे किसी में नहीं पाया जाता, किसी भी प्राणी में नहीं पाया जाता है। फिर 3 किस में पाया जाता है? उभयचर, मेंढक, अधिकांश सरीसृप में, जैसे छिपकली है, सांप में है, इन सब में 3 आलिंद पाया जाता है। मतलब कि 2 आलिंद और 1 निलय, इस हिसाब से 3 चैम्बर हो गया। और लास्ट ऑप्शन में था 2। 2 किस में पाया जाता है? मछली में पाया जाता है। उसमें 1 आलिंद रहता है और 1 निलय रहता है। 2 चैम्बर वाला मछली में, 3 चैम्बर वाला मेंढक में, सरीसृप में, उभयचर में, और 4 चैम्बर वाला मनुष्यों में, जो कि स्तनधारी होते हैं उन जीवों में। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कहा है बच्चों में सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस क्वेश्चन को आयोग ने 2023 में 2 बार पूछा है, एक बार 2024 में पूछा है, और देखिए हम लोग 2023 और 24 का ही पीवाईक्यू केवल कर रहे हैं। तो ऐसे में ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो दोनों साल लगातार पूछा है अलग अलग एग्जामों में। इसी एग्जाम को एपीएस में भी पूछा है, फिर इसी एग्जाम मतलब इसी क्वेश्चन को एपीएस में पूछा है, फिर इसी क्वेश्चन को यूपीपीएससी प्री में भी पूछ लिया है 2024 में, और 2023 के आर में तो पूछा ही है, जो कि बाद में कैंसिल हो गया था। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब कि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा रहे हैं, तो ये मान कर चलिए कि आने वाले एग्जाम में काफ़ी सारा क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक कवर करते हुए जा रहे हैं। तो ये बहुत काम का होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना। बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा इसका बेसिक भी देख लेते हैं। विटामिन डी और सूखा रोग, जिसको रिकेटस नाम देते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग या फिर रिकेटस नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और नरम हो जाती हैं। ये विकृत होने लगती हैं, उनकी हड्डियां जो हैं। बच्चों की हड्डियों का टेढ़ा होना और कमज़ोर विकास, ये इसका उदाहरण है विटामिन डी की कमी होने के कारण। इसके अलावा तथ्य दिया है विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। क्या है? कैल्सीफेरोल। और इसका मुख्य प्राकृतिक स्रोत सूर्य का प्रकाश है। तो सूर्य का प्रकाश हमें थोड़ा बहुत लेना ही चाहिए हर रोज। बाकी के विकल्प को देख लेते हैं। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है, जिसमें मसूड़े से खून आना शामिल होता है। और इसके सोर्स क्या है? खट्टे फल जैसे संतरा और नींबू, ये सब खाएंगे तो विटामिन सी की कमी नहीं रहेगी। फिर है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और जीरोफल्थमीया नामक रोग हो जाता है। और इसका सोर्स क्या है? गाजर खाइए, पपीता खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, तो विटामिन ए की कमी नहीं होगी। यहाँ पे भरपूर मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए। और विटामिन बी समूह B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। और इसका सोर्स क्या है? साबुत अनाज और छिलके वाले खाद्य पदार्थ, इसको खाएंगे तो विटामिन बी की कमी से दूर हो जाएंगे। बढ़ते आगे। फिर लास्ट 400 नंबर पे क्वेश्चन पे, इंसुलिन में उपस्थित अमीनो एसिड अवशेषों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 51 अवशेषों की संख्या होती है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है मेडिकल ऑफिसर यूनानी के एग्जाम में, तो ध्यान रख के रहिएगा। बढ़ते हैं आगे। इसका बेसिक भी देख लेते हैं। इंसुलिन और इम्यूनो एसिड की संरचना। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं चैन ए और चैन बी से मिलकर बना होता है। इसमें कुल 51 एमिनो एसिड अवशेष होते हैं, जिसमें ए श्रृंखला में 21 और बी श्रृंखला में 30 एमिनो एसिड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मानव इंसुलिन की आणविक संरचना, जिसमें कि कुल 51 एमिनो एसिड जुड़े होते हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्ट है। इन दोनों श्रृंखलाओं के बीच डाई सल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ये भी आपसे पूछ सकता है इसके बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो डाई सल्फाइड बॉन्ड इसके बीच में पाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। बाकी ये जो 101 है ये फालतू का दिया है सारे अंक। बढ़ते हैं आगे। फिर लिखा है स्वर्ण चावल एक प्रचुर स्रोत है किस चीज का? तो जो गोल्डन राइस है, मतलब स्वर्ण चावल है, ये विटामिन ए का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। तो विटामिन ए हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। और आप बताइए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी इसके बारे में हमने बात की थी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, यही होता ना। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है स्टाफ नर्स आयुर्वेदा के एग्जाम में, तो ध्यान रख के रहिएगा। बढ़ते हैं आगे।
इसका बेसिक देख लेते हैं। स्वर्ण चावल या फिर गोल्डन राइस, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। स्वर्ण चावल एक जैव संकेंद्रित आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीएम किस्म है जिसमें बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो मानव शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए बच्चों और महिलाओं में विटामिन ई की कमी जैसे कि रतौंधी को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका पीला या फिर सुनहरा रंग बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। ये फैक्ट आप याद रख कर रहिएगा। बाकी के विकल्प में क्या लिखा था? विटामिन बी, ए वाले ऑप्शन में लिखा था विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जल घुलनशील विटामिन का समूह होता है। इसका उदाहरण है साबुत अनाज, दूध और हरी सब्जियां। बेरी बेरी रोग से बचाव ये कर लेती हैं, मतलब बचाव करने में सहायता करती हैं। फिर है विटामिन ए, ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करने वाले वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन के फॉर काइट वाला के। फिर है विटामिन सी, यह एक एंटीऑक्सीडेंट और जल में घुलनशील विटामिन है। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। यह खट्टे फलों में पाया जाता है जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला, इस सब में विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी हमें स्कर्वी रोग से बचाता है। बढ़ते हैं आगे। मधुमेह, जो कि एक बहुत ही सामान्य विकार है, यह किससे संबंधित होता है? ऑप्शन दिया हुआ है अग्नाशय से, बी वाला है यकृत से, सी में है वृक्क से, डी है पित्ताशय से। तो आप सभी जानते हैं डायबिटीज़ जो है हमें, हमारा जो अंग है अग्नाशय, यहाँ से एक इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। जब वो डिसबैलेंस होता है तब जाके हमारे शरीर में मधुमेह नामक रोग हो जाता है। तो इसका संबंध कौन से अंग से है? अग्नाशय से। अग्नाशय हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2024 में पूछा हुआ है प्री के एग्ज़ाम में, तो ध्यान रखे रहिएगा। और बाकी के ऑप्शन में ये जो यकृत लिखा है, यकृत मतलब कि लीवर हमारा, यहाँ से हमें पित्त का निर्माण होता है। किस चीज़ का? यकृत में पित्त का निर्माण होता है। और फिर दिया है वृक्क, मतलब कि किडनी। किडनी हमारा क्या काम करती है? हमारे शरीर से यूरिया और एक्स्ट्रा पानी जो है वो बाहर निकाल देती है। और फिर लास्ट में पित्ताशय, यह क्या करता है? भोजन का वो जो पाचन होता है उसमें वसा का टूटने में जो सहायता करता है वो पित्ताशय करता है। तो चलिए थोड़ा सा इसका बेसिक अच्छे से देख लेते हैं। मधुमेह और अग्नाशय, इसके बारे में क्या बताया गया है? मधुमेह या फिर डायबिटीज़, यह एक चयापचय विकार है जो अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीपकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा पर्याप्त इंसुलिन हार्मोन का स्राव न होने या फिर इंसुलिन के प्रति शरीर की कोशिकाओं द्वारा सही प्रतिक्रिया न देने के कारण होता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है असमान रूप से तो हमें डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है। फिर क्या है? अग्नाशय हमारे शरीर की एक मिश्रित ग्रंथि होती है, मतलब कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि ये दोनों होती है अग्नाशय। तो इस चीज़ को याद रखे रहिएगा। बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। यकृत क्या था? यकृत मतलब लीवर, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो पित्त का निर्माण करती है और ग्लाइकोजेनिस जैसे चयापचय क्रियाएं में मदद करती है। वसा का पायसीकरण और विषैले पदार्थ का निष्कासन करने का यह काम करती है, हमारा जो लीवर होता है। और फिर आते हैं किडनी की बात करते हैं। किडनी क्या करता है? ये हमारे ब्लड को छानता है और मूत्र का निर्माण करता है जो उत्सर्जन कार्य के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या होता है? यूरिया और अतिरिक्त पानी को हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। फिर हम बात करते हैं पित्ताशय की। यह क्या करता है? यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस का संचय और सांद्रण करने वाला यह अंग होता है, हमारा जो पित्ताशय होता है। भोजन के पाचन में वसा के टूटने में सहायता करता है। तो ये था इसका पित्ताशय का काम। बढ़ते हैं आगे। गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? ऑप्शन ए वसा का जमाव के कारण, ऑप्शन बी ऑक्सलेट की क्रिस्टलीकरण के कारण, फिर सी है प्रोटीन का अवक्षेपण के कारण, फिर लास्ट में है रेत के कणों का जमाव के कारण। तो बताइए गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? तो यह बनती है ऑक्सलेट का क्रिस्टलीकरण के कारण। किसके कारण? ऑक्सलेट का क्रिस्टलीकरण के कारण। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है आर के प्री वाले एग्जाम में, जो कि बाद में कैंसिल हो गया था। चलिए इसका थोड़ा सा बेसिक भी देख लेते हैं। गुर्दे की पथरी जिसको किडनी स्टोन कहते हैं और ऑक्सलेट के बारे में बात करते हैं। गुर्दे की पथरी मुख्यतः कैल्शियम ऑक्सलेट, मूत्र में खनिज और लवण जैसे कि कैल्शियम और ऑक्सलेट के अत्यधिक संकेंद्रण के कारण उनकी क्रिस्टलीकरण और जमने से बनती है।
उदाहरण के लिए गुर्दे के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट के छोटे छोटे क्रिस्टलों का आपस में जुड़कर कठोर पथरी के रूप ले लेना। इसके अलावा इसे नेफ्रोलिथियासिस भी कहा जाता है, जिससे मूत्र मार्ग में तेज दर्द और रुकावट हो सकती है। मतलब इसका लक्षण बता रहा है। बढ़ते हैं आगे, बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। वसा क्या करता था? वसा का जमाव, ऑप्शन नंबर एम दिया था ना, वसा का जो जमाव है, इसका क्या मतलब है? यह शरीर में अतिरिक्त वसा ऊतक या फिर धमनियों में वसा जैसे कि प्लाक इसके जमने से संबंधित है, पथरी के कारण से नहीं। धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव इसका उदाहरण है। फिर है प्रोटीन का अवक्षेपण। यह क्या होता है? हमारे मूत्र में प्रोटीन का आना गुर्दे की कार्यप्रणाली में गड़बड़ी को दर्शाता है। इसका एग्जाम्पल है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मूत्र के साथ प्रोटीन का रिसाव, मतलब पेशाब में प्रोटीन का आना। फिर लास्ट में था रेत के कणों का जमाव। इससे क्या होता है? यह बाहरी धूल या फिर रेत के कणों का शरीर के भीतर जमा हो जाना, जिससे गुर्दे की पथरी की जैविक क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है। ये हमारे भीतर सिर्फ जमा हो जाती है। उदाहरण के लिए बाहरी अशुद्धियों का शरीर में प्रवेश करना, यह रेत के कणों का जमा होने का मतलब हो रहा है यहाँ पे। बढ़ते हैं आगे। फिर है मीना माटा रोग। किसके कारण होता है? तो आप सभी जानते हैं ये मरकरी के कारण होता है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में पारा नाम देते हैं। तो पारा कहीं दिख रहा है ऑप्शन में? तो सी वाले ऑप्शन में हमें मरकरी नाम दिख रहा है। तो मरकरी प्रदूषित जल से मिनी माटा रोग नामक रोग होता है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है आरओ के प्री वाले एग्जाम में, जो कि बाद में कैंसिल हो गया था। बढ़ते हैं आगे, इसका बेसिक देख लेते हैं। मिनी माता रोग और मरकरी। मिनी माता रोग एक तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ विकार है, जो जल में मरकरी मतलब कि जो पारा होता है उसके प्रदूषण और दूषित मछलियों को खाने पीने से हमें मिनी माता रोग हो जाता है। एग्जाम्पल है शरीर के अंगों का सुन्न हो जाना, सुनने और देखने की क्षमता में कमी हो जाना, या फिर मानसिक संतुलन प्रभावित हो जाना मिनी माटा रोग का प्रभाव होता है। इसके अलावा यहाँ बताया गया है कि यह रोग सबसे पहले जापान में मिनी माटा खाड़ी में खोजा गया था, इसलिए इसका नाम मिनी माटा रख दिया गया। और बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। कैडमियम प्रदूषित जल, इसका क्या मतलब है? कैडमियम के प्रदूषण से इटाई इटाई नामक रोग होता है, जिसमें हड्डियां में भयंकर दर्द होने लगता है। कैडमियम युक्त औद्योगिक कचरे का जल स्रोतों में मिल जाना इसका उदाहरण है। जब क्या होगा, औद्योग के निकलने वाले कचड़े जो है जिसमें कैडमियम होता है, अगर वो जल हमारे शरीर में चला जाएगा तो हमारे हड्डियों में इतना भयंकर दर्द होगा कि हमें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता पड़ जाएगी। और फिर है लेड प्रदूषित जल। लेड क्या होता है? लेड मतलब शीशा, वही जिसमें आप लोग मुंह देखते हैं, वही वाला शीशा। ये वाला जब बारीकी कण इसका हमारे शरीर में जाता है तब क्या करता है? प्रदूषण से इसके तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और गुर्दों को नुकसान पहुंचता है। एग्जाम्पल के लिए पुरानी पेंट या फिर लेड युक्त पाइपों के संपर्क में आया हुआ जो जल रहता है उसमें लेड चला जाता है, मतलब कि शीशा थोड़ा बहुत चला जाता है। अगर वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमें ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। फिर लास्ट में है क्रोमियम प्रदूषित जल। अगर किसी जल में क्रोमियम की मात्रा मिली हुई है तो क्या होगा? त्वचा में अल्सर होगा, सांस लेने में समस्या होगी, कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगी। उदाहरण के लिए जो चमड़ा उद्योग होता है वहाँ से निकलने वाला जो गंदगी होती है, अगर वो पानी में मिल गया और उसके बाद वो पानी मिलकर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गया तो हमें ये सारी समस्याएं देखने को मिलेगी। अल्सर की समस्या, सांस लेने की समस्या, हो सकता है कैंसर भी हो जाए। इसका खतरा पूरा बना रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर है निम्नलिखित में से किसे मुख्य अमीबा कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका को, फिर बी है अमीबा प्रोटियस को, फिर सी है एंट अमीबा जिनवीवालिस को, फिर लास्ट में है एलोमिक्सा को। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी वाले एग्जाम में। तो बताइए मुख्य अमीबा किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है एंट अमीबा जिनवीवालिस को, जो कि हमें सी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। चलिए इसके बेसिक बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मुख्य अमीबा यह क्या होता है? एंट अमीबा जिनवीवालिस को मुख्य अमीबा कहा जाता है, जो मानव मुख गुहा और अन्य भागों में उपस्थित रहता है। यह मसूड़े के रोग से पीड़ित 95% लोगों में पाया जाता है, जिन्हें मुंह के मसूड़े में प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर यह देखने को मिलता है। इसके अलावा बताया गया है कि अमीबा प्रोटोजोआ संघ का एक कोशिकीय जीव है। बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका यह क्या होता है?
यह मनुष्य के आंत में रहने वाला एक परजीवी है। कहाँ पर रहता है? हमारे आंत में रहता है यह। इसका एग्जाम्पल है अमीबिक पेचिस का संक्रमण। अमीबिक पेचिस का जब संक्रमण होता है तो उसके पीछे एंट अमीबा हिस्टोलाइका जिम्मेदार होता है। फिर उसके बाद है अमीबा प्रोटियस। यह क्या होता है? यह होता है स्वतंत्र जीवी, एक कोशिकी जीव है। यह तालाब के मीठे पानी में पाया जाने वाला एक जीव होता है। और फिर लास्ट में था पेलोमिक्सा। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा, बहुत केंद्रीय अमीबाइड जीव होता है, जो कि तालाब के पेंदे की तलहटी में पाया जाता है। तालाब है, उसका जो निचला वाला दलदल वाला सतह होता है, वहाँ पर यह पाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। इस सवाल में कहा है किसी व्यक्ति की श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि संकेत है। किस चीज़ का संकेत है? ऑप्शन दिया है अवसाद का, हैजा का, मधुमेह का या फिर ल्यूकीमिया का। तो इसका सही जवाब है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया मतलब कि हमारा जो ब्लड कैंसर होता है, इसमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है स्टाफ नर्स यूनानी के एग्जाम में, तो ध्यान रख के रहिएगा। बढ़ते हैं आगे, इसका बेसिक भी देख लेते हैं। ल्यूकीमिया और श्वेत रक्त कोशिकाएं मतलब कि डब्ल्यूबीसी। ल्यूकीमिया रक्त का कैंसर है जिसमें शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाएं मतलब कि डब्ल्यूबीसी की संख्या में अत्यधिक और असामान्य वृद्धि होने लगती है। उदाहरण के लिए रक्त में असामान्य रूप से बढ़ी हुई श्वेत रक्त कोशिकाओं के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर हो जाना, इसे ब्लड कैंसर के रूप में भी जाना जाता है। इस चीज़ को ध्यान रख कर रहिएगा, मतलब संतुलन बिगड़ा कि गड़बड़ाया सब कुछ। बढ़ते हैं आगे, बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अवसाद क्या होता है? मतलब कि डिप्रेशन। डिप्रेशन एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है जो मूड और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। लंबे समय तक उदासी और रुचि में कमी के कारण यह सब डिप्रेशन का शिकार हो जाता है कोई भी व्यक्ति। अब हैजा की बात करते हैं। हैजा विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु के कारण होने वाला एक जल जनित संक्रमण है। गंभीर दस्त और उल्टी के कारण शरीर में भारी पानी की कमी हो जाती है। इसका ये एग्जाम्पल है हैजा का। मधुमेह में क्या होता है? डायबिटीज़, इंसुलिन की कमी या उसे उसके ठीक से काम न कर पाने के कारण रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और बार बार पेशाब आना, रक्त शर्करा का उच्च स्तर हो जाना इसका एग्जाम्पल है या फिर लक्षण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मलेरिया में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बड़ी हो जाती है? मलेरिया में कौन सी ग्रंथि बड़ी हो जाती है बताइए? पहला ऑप्शन है पैनक्रियास, फिर तिल्ली, फिर थायराइड, फिर लास्ट में है यकृत। तो देखिए मलेरिया में हमारी जो तिल्ली ग्रंथि होती है यह बड़ी हो जाती है। इस हिसाब से हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है मेडिकल ऑफिसर यूनानी के एग्जाम में। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं बेसिक्स। मलेरिया और तिल्ली, यह क्या होता है? मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है जो लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करता है। संक्रमण के दौरान तिल्ली में अत्यधिक कार्यभार और कोशिकाओं के टूटने के कारण सूजन आ जाती है और वह असामान्य रूप से आकार में बड़ी हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मलेरिया के रोगियों में स्लेनोमेगाली यानी कि तिल का बढ़ना की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तिल्ली का लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान भी कहा जाता है क्योंकि यही वह पुरानी और नष्ट होने वाली आरबीसी का निस्तारण होता है। किसका? आरबीसी का। तो बढ़ते हैं आगे, बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। पैनक्रियाज मतलब कि अग्नाशय। अग्नाशय क्या है? यह एक मिश्रित ग्रंथि है जो इंसुलिन और पाचन रस स्रावित करती है। मलेरिया से इसका सीधा संबंध बिल्कुल नहीं है। इसका एग्जाम्पल है मधुमेह और पाचन संबंधी विकार, पैनक्रियाज से रिलेटेड है। और फिर थायराइड है, ये गले में स्थित अंतस्रावी ग्रंथि से रिलेटेड है। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। और घेंघा रोग या फिर हाइपोथायराइडिज्म इसके उदाहरण है। फिर ये है लास्ट में यकृत था। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो चयापचय और पित्त निर्माण में सहायक है। मलेरिया में यकृत भी प्रभावित हो जाता है लेकिन मुख्य रूप से ग्रंथि के रूप में आकार बढ़ने के संदर्भ में तिल्ली सर्वाधिक प्रमुख है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख रहिएगा। यकृत का सीधा संबंध किससे है? हेपेटाइटिस या फिर पीलिया से, मतलब इसे रोग इससे संबंधित होता है। बढ़ते हैं आगे। कैंसर का कारण है, पहला ऑप्शन है अनियंत्रित अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा है कोशिकाओं का टूटना, तीसरा है रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, डी वाला है अनियंत्रित समसूत्री विभाजन। तो देखिए यहाँ पर अनियंत्रित समसूत्री विभाजन सही हो जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। यह मेन होता है कैंसर के कारण का। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है स्टाफ नर्स आयुर्वेदा के एग्जाम में।
बढ़ते हैं आगे, इसका बेसिक देख लेते हैं। इसका बेसिक क्या कह रहा है, कैंसर और अनियंत्रित समसूत्री विभाजन। इसका मतलब है कि कैंसर कोशिकाओं की अनियंत्रित और असाधारण वृद्धि का रोग जो कायिक कोशिकाओं में होने वाले अनियंत्रित समसूत्री विभाजन के कारण होता है। एग्जाम्पल के लिए शरीर के किसी हिस्से में कोशिकाओं का बिना रुके लगातार विभाजित होकर ट्यूमर का रूप ले लेना। सामान्य कोशिकाएं संपर्क संतमन के गुण के कारण आपस में सटने से विभाजित रोक देती हैं, लेकिन कैंसर कोशिकाओं में यह गुण समाप्त हो जाता है। तो ये था कुछ फैक्ट। बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ये वाले में लिखा था अनियंत्रित अर्धसूत्री विभाजन। इसका मतलब है अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है, कैंसर से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। इसका एग्जाम्पल है युग्मक मतलब कि शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण। फिर बी में है कोशिकाओं का टूटना। यह क्या होता है, कोशिकाओं का क्षय हो जाना, अपघटन हो जाना, इसकी यह प्रक्रिया है। चोट लगने पर या फिर पुरानी कोशिकाओं का नष्ट हो जाना इसका एग्जाम्पल है। इसका भी कैंसर से कोई लेना देना नहीं है। फिर ला सी में था रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाना। इसका क्या मतलब है, यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के कमजोर होने की स्थिति है। इसमें HIV एड्स जैसे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है इसमें, लेकिन कैंसर से कोई लेना देना नहीं है। बार बार वायरल या फिर बैक्टीरियल संक्रमण होना इसका एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं आगे। R21 मैट्रिक्स एम, यह क्या है, ये देखिए टीका का नाम है। वो हमें मलेरिया से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए मलेरिया कहाँ है, पहले लिखा है भारत बायोटेक इंटरनेशनल द्वारा। तो भाई भारत बायोटेक द्वारा इसको नहीं बनाया गया था, इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था, जो कि हमें बी वाले में दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर लिखा है विकसित एड्स के लिए खिलाफ टीका है, तो एड्स के लिए नहीं, ये मलेरिया के लिए है। सी वाले में है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ टीका। तो बिल्कुल ये सी वाला ऑप्शन एकदम सही दिखाई दे रहा है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बाकी डी में लिखा है भारत बायोटेक इंटरनेशनल द्वारा विकसित, तो भारत बायोटेक द्वारा नहीं विकास किया गया था, हालांकि मलेरिया का टीका है, लेकिन इसको बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा। इस सवाल को आयोग ने 2024 में पूछा हुआ है प्री के एग्जाम में, तो ध्यान रखे रहिएगा। बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा इसका बेसिक भी देख लेते हैं। R21 मैट्रिक्स एम टीका और मलेरिया। R21 एम मलेरिया के खिलाफ एक प्रभावी टीका है जिसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है, और इसका उत्पादन दुनिया में सबसे बड़े टीका निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए बच्चों में मलेरिया के संक्रमण और उससे होने वाली मृत्यु दर को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर उपयोग की जाने वाली टीका है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अनुशंसित मलेरिया के टीकों में से एक है। तो इस फैक्ट को आप याद रखे रहिएगा, R21 मैट्रिक्स एम। बढ़ते हैं आगे, बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। भारत बायोटेक द्वारा विकसित एड्स का टीका, तो अभी इसके बारे में बात किया था कि ये भारत बायोटेक द्वारा नहीं बनाया गया था, ये किसके द्वारा बनाया गया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा, मतलब यहाँ प्रोडक्शन होता है इसका। फिर सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित एड्स का टीका, इसके बारे में क्या बताया गया है, सीरम इंस्टीट्यूट मुख्य रूप से अन्य बीमारियों जैसे कि कोविडशील्ड, रोटा वायरस और मलेरिया 21 R21 के टीके के लिए जाना जाता है। उदाहरण के लिए एड्स के उपचार के लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का यूज़ किया जाता है। फिर लास्ट में था भारत बायोटेक द्वारा विकसित मलेरिया का टीका। R21 मैट्रिक्स के निर्माण में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ द्वारा किया जाता है, बायोटेक द्वारा नहीं किया जाता है, वही बात है। भारत बायोटेक द्वारा विकसित अन्य प्रसिद्ध टीके हैं जैसे कि कोवैक्सीन, भारत बायोटेक का नाम आए तो आपको कोवैक्सीन याद कर लेना है, और सीरम इंस्टीट्यूट का नाम आए तो आपको कोविशील्ड, रोटा वायरस और मलेरिया 21 इसको याद कर लेना है। ठीक है, तो इन सबको आप ध्यान रख के रहिएगा। बढ़ते हैं आगे। इनमें से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव है कौन सा है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, आर्किया है या फिर रोगाणु है। तो इसका सही उत्तर रोगाणु है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2024 में पूछा हुआ है प्री के एग्जाम में। चलिए इसका बेसिक भी देख लेते हैं। रोगाणु या फिर व्यापक संदर्भ में रोगजनक सूक्ष्म जीव माना जाता है जो विशिष्ट रूप से शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को इंगित करता है। रोगाणु और रोगाणु वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मानव, पशुओं और पौधों में विभिन्न संक्रामक बीमारियां पैदा करते हैं। इसमें बैक्टीरिया, वायरस, कवक और प्रोटोजोआ सभी शामिल हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए टाइफाइड, मलेरिया या फिर टीबी जैसे रोग पैदा करने वाले कारक इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा फैक्ट दिया है सभी सूक्ष्मजीव रोग कारक नहीं होते बल्कि कुछ उपयोगी भी होते हैं, लेकिन जो बीमारी फैलाते हैं उन्हें विशेष तौर पर रोगाणु कहा जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रख के रहिएगा। अब बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। प्रोटोजोआ लिखा था ये वाले में। प्रोटोजोआ एक कोश की यूकैरियोटिक जीवों का समूह है।
उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी और अमीबा। फिर बी वाले ऑप्शन में दिया था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यह एक प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है जो स्वतंत्र या परजीवी रूप में रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लैक्टोबैसिलियस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबुकुलोसिन, ये तो गई थोड़ा सा हानिकारक होता है। फिर लास्ट में है आर्किया। आर्किया क्या होता है? यह प्राचीन प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीवों का एक डोमेन है जो अत्यधिक कठोर वातावरण जैसे कि गर्म पानी, झरने या फिर अत्यधिक नमकीन क्षेत्र में जीवित रहते हैं और सामान्यतः मानव में रोग पैदा नहीं करते हैं, जैसे कि मेथानोज मेथानोजेन इसका एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम का कारण है। मतलब यहाँ पर पूछा है कोविड महामारी से संबंधित सवाल को। ऑप्शन दिया है मर्स कोविड 2, फिर सार्स कोविड 2, फिर सार्स कोविड 1, फिर है H5N1। तो देखिए महामारी का कारण जो वैश्विक विराम का कारण बना था वो था सार्स कोविड 2, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। इस सवाल को आयोग ने 2024 में पूछा हुआ है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रख के रहिएगा। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। कोविड-19 और सार्स कोविड 2 इसके संबंध में। कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस डिजीज़ 19 नामक वैश्विक महामारी को फैलाने वाला कारक सार्स कोविड 2 था। सार्स कोविड 2 का फुल फॉर्म है सवर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। यह एक वायरस का नाम है। इसके संक्रमण से दुनिया भर में श्वसन तंत्र से जुड़ी गंभीर समस्याएं और महामारी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यह कोरोना वायरस परिवार का एक नया स्ट्रेन है जो सबसे पहले चीन के वुहान शहर में सामने आया था और काफ़ी लोग इससे प्रभावित हुए थे, काफ़ी सारी मृत्यु भी हुई थी इससे। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं मर्स कोविड 2। इसका मतलब है मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। मुख्य रूप से ऊँटों के माध्यम से इंसानों में फैलने वाला एक अलग स्ट्रेन है। मध्य पूर्व के देशों में पाए जाने वाले श्वसन संक्रमण के मामले इसके एग्जाम्पल हैं। फिर है सार्स कोविड 1। अभी तक कोविड 2 का नाम था, अब कोविड 1। यह एक वायरस है जिसने वर्ष 2002 से 3 के दौरान सार्स का प्रकोप फैलाया था। 2003 का सार्स संक्रमण जो है सार्स कोविड 1 से संबंधित है। अब बात करते हैं H5N1। यह क्या है? यह एक इन्फ्लुएंजा या फिर ए वायरस का प्रकार है जिसके कारण मुख्य रूप से बर्ड फ्लू फैलता है। H5N1 के कारण क्या फैलता है? बर्ड फ्लू फैलता है। पक्षियों से इंसानों में फैलने वाला एवियन इन्फ्लुएंजा इसका एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं आगे। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? डिप्थीरिया से बचाने वाला कौन सा टीका होता है? पहला ऑप्शन दिया है mRNA टीका, दूसरा है वायरल वेक्टर टीका, तीसरा है टॉक्स स्वाइन टीका और लास्ट में है लाइव एटेन्यूएटेड टीका। तो देखिए डिप्थीरिया से बचाने वाला जो है टॉक्स स्वाइन टीका होता है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है। चलिए इसका बेसिक भी देख लेते हैं। डिप्थीरिया का टीका टॉक्सवाइड। डिप्थीरिया का टीका एक प्रकार का टॉक्सवाइड टीका है जो जीवाणु द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले टॉक्सिक टॉक्सिन को निष्क्रिय करके बनाया जाता है ताकि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित कर सकें। इसका उदाहरण है डीटीपी या फिर पेंटावेक्टेन टीका जिसमें डिप्थीरिया का टॉक्सोडाइड शामिल होता है। टॉक्सवाइड टीके शरीर के जीवाणु के विष के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख के रहिएगा। तो चलिए बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। बाकी का ऑप्शन में क्या लिखा था? ए में लिखा था mRNA टीका। अब यह क्या होता है? यह होता है आनुवंशिक सामग्री पर आधारित आधुनिक तकनीक का टीका जो कोशिकाओं को प्रोटीन का एक टुकड़ा बनाने का निर्देश देता है। एग्जाम्पल के लिए कोविड-19 के कुछ आधुनिक टीके जैसे कि फाइजर या फिर मॉडर्ना इसका एग्जाम्पल है mRNA टीके का। फिर वायरल वेक्टर टीका, इसमें किसी अन्य हानिकारक वायरस मतलब कि वेक्टर को उपयोग करके शरीर में एंटीजन पहुंचाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमें जो कोविशील्ड या फिर स्पुतनिक दिया गया था वो वायरल वेक्टर का ही एग्जाम्पल था। फिर है लाइव अटेन्यूएटेड टीका। यह होता है कमज़ोर किए गए जीवित रोगाणुओं से तैयार किए जाने वाला एक टीका है। एग्जाम्पल के लिए बीसीजी या फिर खसरा का टीका जो होता है वो लाइव अटेन्यूएटेड टीका का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन में दो सूची दी हुई है। सूची 1 में रोग का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में कारक का नाम दिया हुआ है और इसे हमें
मैच करना है। क्वेश्चन दिया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला है पेप्टिक वर्ड, यह होता है जीवाणु से, तो जीवाणु पहला वाला सही मिला हुआ है। फिर बी है डेंगू, डेंगू होता है विषाणु से, जो कि 4 वाले पार्ट में दिया हुआ है। फिर सी है फील पाँव, यह होता है कृमि से, कृमि हमें सी वाले में ही दिखाई दे रहा है। और फिर डी है मलेरिया, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, जो कि हमें सेकंड वाले में दिखाई दे रहा है। अब देखिए कोई मैच कर रहा है, ए का 1 किसी में नहीं दिया हुआ है, तो इस ये पूरा ही जो ऑप्शन दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है। आयोग ने इसके आंसर की पर स्टार लगा दिया था, मतलब कि ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था, क्योंकि इसमें जितने भी ऑप्शन हैं सारे ही गलत दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी प्री 2023 का सवाल है, आप वहाँ से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था और सबको समान अंक मिले थे इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसका जो ऑप्शन है गलत दिया हुआ है। बढ़ते हैं आगे, इसका सही क्या है, पेप्टिक वर्ड जीवाणु, यहाँ देखिए नीचे सही मिलान करके लिखा हुआ है। डेंगू का विषाणु, फीलपॉन्ग का कृमि, मलेरिया का प्रोटोजोआ। बढ़ते हैं आगे, फिर है ब्रायोलॉजी क्या है। ब्रायोलॉजी, यह देखिए वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है। इसमें हम क्या करते हैं, मास और लिबर्टस का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। तो मास और लिबर्टस कहाँ दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है आर मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी वाले एग्जाम में। बाकी ये फलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पोमोलॉजी। क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। और भोजन का अध्ययन, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं ट्रोटोलॉजी। क्या बोलते हैं, ट्रोटोलॉजी, भोजन के अध्ययन को बोलते हैं। और लास्ट में दाद का अध्ययन, मतलब कि ये जो चमड़ी से जुड़ी समस्याएं होती हैं इसको हम कहते हैं माइकोलॉजी या फिर डर्मेटोलॉजी, इसके अध्ययन को, दाद के अध्ययन को। चलिए इसका बेसिक देख लेते हैं थोड़ा सा। मास तथा लिकर्टस का अध्ययन, ब्रायोलॉजी, और इसका अर्थ क्या होता है। ब्रायोलॉजी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत ब्रायोफाइट्स जैसे कि मॉसेस, लिवर्टस, इन सभी का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए नम छाँव वाली जगहों पर उगने वाले ब्रायोफाइटस पौधों का वर्गीकरण और उनकी संरचना का अध्ययन करना बायोलॉजी में शामिल है, मतलब ब्रायोलॉजी में शामिल है। इसके अलावा मास और लिकर्टस बिना संवहन ऊतक वाले शुरुआती स्थलीय पौधे होते हैं, यह एक फैक्ट है, इसके बारे में आप जानते रहिएगा। बढ़ते हैं आगे, बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। हालांकि अभी इसके बारे में बात किया था, फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के फल जैसे सेब, आम, इस सबको खेती और उनकी किस्मों का अध्ययन करना पोमोलॉजी कहलाता है। फिर है भोजन का अध्ययन, इसे ट्रोटोलॉजी कहते हैं या फिर पोषण विज्ञान कहा जाता है। मानव शरीर के लिए आहार, पोषण और उनके प्रभावों का अध्ययन इसमें किया जाता है, किसमें, ट्रोटोलॉजी में। फिर लास्ट में दांत का अध्ययन, मतलब कि त्वचा से जुड़ी कवक संक्रमण संबंधी डर्मेटोलॉजी या फिर माइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। कवक के कारण होने वाले त्वचा रोगों का चिकित्सीय अध्ययन इसमें शामिल है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। इसमें पूछा है समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। ऑप्शन दिया है ब्रोमीन का, आयोडीन का, आर्गन का और क्लोरीन का। तो ये देखिए सबसे बढ़िया आयोडीन के मुख्य स्रोत होते हैं, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है, इसमें आयोडीन दिया हुआ है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है प्री के एग्जाम में। बढ़ते हैं आगे, इसका बेसिक भी देख लेते हैं। समुद्री शैवाल और आयोडीन, इसका मतलब है समुद्री शैवाल जैसे कि लेमिनियूरिया पानी से खनिजों को अवशोषित करते हैं और उनमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए लेमिनेरिया जैसे भूरे शैवालों से बड़े पैमाने पर आयोडीन का निष्कर्षण किया जाता है। इसके अलावा मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन एक आवश्यक तत्व है। बाकी के ऑप्शन का भी डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन एक हैलोजन तत्व है जो मुख्य रूप से समुद्री जल के नमकीन घोल और लवण भंडारों से प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के लिए समुद्री जल से ब्रोमीन का व्यावसायिक उत्पादन। फिर है आर्गन, आर्गन एक अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में पाई जाती है। इसका उपयोग बिजली के बल्बों और वेल्डिंग में किया जाता है, सी वाले ऑप्शन में दिया ना, ये आर्गन। फिर लास्ट में क्लोरीन, इसके बारे में क्या है, क्लोरीन एक हैलोजन गैस है जो मुख्य रूप से साधारण नमक के वैद्युत अपघटन से प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के लिए पीने के पानी को रोगाणु मुक्त करने में इसका यूज़ किया जाता है, क्लोरीन का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, कौन जिम्मेदार होता है। देखिए जो जाइलम परिवहन है इसका मतलब कि पौधों में
संवहन ऊतक जो होते हैं उसी का नाम है। यह ज़मीन से पानी को खींचकर पूरे बॉडी में पहुँचाता है, मतलब जो पौधा होता है। तो इसके लिए जिम्मेदार है जल, जो कि सी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो सी वाला जल हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है प्री के एग्ज़ाम में, तो ध्यान रखे रहिएगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ इसका बेसिक दिया हुआ है, जाइलम और जल का परिवहन। जाइलम पौधे में पाया जाने वाला एक संवहन ऊतक है जो मुख्य रूप से जड़ों से जल और खनिज को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। एग्जाम्पल के लिए, पौधों की जड़ों द्वारा मिट्टी से अवशोषित जल का ऊपरी पत्तों तक संचरण करना इसमें शामिल होता है। इसके अलावा इसके विपरीत पौधों में भोजन, मतलब पोषक तत्व का परिवहन फ्लोएम ऊतक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? फ्लोएम ऊतक द्वारा। अगर क्वेश्चन में पूछा होता फ्लोएम ऊतक यहाँ पर, तब यहाँ पर हम ऑप्शन ए टिक मार देते, भोजन कर देते। लेकिन पूछा है जाइलम परिवहन, तो यहाँ पर जल हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। बाकी के ऑप्शन में जो लिखा है, भोजन क्या है और इसके परिवहन का माध्यम। पौधे में प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित भोजन, पत्तियों से तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न अंगों में फ्लोएम द्वारा पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। फिर है एमिनो एसिड। अब यह क्या है? प्रोटीन के निर्माण की मूल इकाइयाँ, जिसका संवहन मुख्य रूप से फ्लोएम द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। और इससे पहले जो भोजन था, ये भी फ्लोएम द्वारा किया जा रहा था, इसका परिवहन। फिर है ऑक्सीजन। यह श्वसन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न या फिर उपयोग होने वाली गैस है जो विसरण के माध्यम से पौधे में फैलती है। उदाहरण के लिए, पत्तों के रंगदों, मतलब स्टोमेटा द्वारा गैसों का आदान प्रदान करना, ये इसका एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं आगे। जलीय पौधा, जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह क्या है? बताइए। ऑप्शन में दिया है एजोला, लेमना, वोल्फिया और फिर ट्रापा। तो इसका सही जवाब है एजोला, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है प्री के एग्जाम में, तो ध्यान रखे रहिएगा। चलिए इसका बेसिक देख लेते हैं, बाकी के ऑप्शन को भी देख लेंगे। एजोला और जैव उर्वरक, यह क्या होता है? यह होता है, एजोला एक जलीय फर्न है जिसके साथ सहजीवी रूप में साइनोबैक्टीरियम पाया जाता है। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करता है। किसका क्या करता है? वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। एग्जाम्पल के लिए, धान की खेती में पानी भरकर एजोला छोड़ने से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और फसल की पैदावार अच्छी हो जाती है। इसे धान की खेती के लिए एक उत्कृष्ट जैव उर्वरक माना जाता है। इसको? एजोला को। एजोला और जैव उर्वरक। बढ़ते हैं आगे, बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। लेमना जो दिया था, लेमना क्या है? यह एक छोटे मुक्त तैरने वाला जलीय पुष्पित पौधा है, जिसे डकवीन भी कहते हैं। इसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता। अब जब जलीय पुष्प है तो वैसे भी इसका यूज़ नहीं किया जाएगा वहाँ पर। फिर सी वाले में ऑप्शन में लिखा था वेल्फिया। अब वेल्फिया क्या है? ये दुनिया का सबसे छोटा पुष्पीय जलीय पौधा है। तालाबों में पानी में तैरने वाला जो सूक्ष्म हरे रंग का पौधा होता है, वही है वेल्फिया। फिर लास्ट में दिया था ट्रापा। ट्रापा क्या है? इसे सिंघाड़ा भी कहा जाता है, जिसका उपयोग फल के रूप में खाने के लिए किया जाता है। आप लोगों ने सिंघाड़ा खाया होगा, उसी को ट्रापा बोल दिया गया है यहाँ पर। जलीय परिस्थिति तंत्र में उगाए जाने वाले सिंघाड़े के पौधे को ट्रापा यहाँ पर नाम दिया गया है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? पहला है निलुम्बो, दूसरा है निक्टेथिस, सी है निकोटियाना, फिर है नेपेंथिस। तो इसमें से नेपेंथिस जो है, यह एक कीटभक्षी पौधा है। तो इस हिसाब से हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है प्री के एग्जाम में, तो ध्यान रखे रहिएगा। बढ़ते हैं आगे, इसका बेसिक भी देख लेते हैं। नेपेंथिस और कीटभक्षी पौधे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नेपेंथिस को आमतौर पर पीचर प्लांट या फिर घटपर्डी भी कहा जाता है। यह एक कीटभक्षी पौधा होता है। एग्जाम्पल के लिए, नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में उगाए जाने वाले ऐसे पौधे जो अपनी पत्तियों को घड़े के रूप में बदलकर कीड़ों का भक्षण करते हैं, वो नेपेंथिस में आते हैं। भारत में यह मुख्य रूप से मेघालय क्षेत्र में पाया जाता है। मेघालय में भी कहाँ? खासी पहाड़ियों में, वहाँ पर कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में लिखा था नीलिम्बो। अब नीलिम्बो क्या होता है? यह कमल का वैज्ञानिक नाम है, जो एक सामान्य जलीय पुष्पित पौधा होता है। एग्जाम्पल के लिए, तालाबों या फिर कीचड़ में उगने वाले कमल के पुष्प को नीलिम्बो कहा जाता है। फिर है निक्टेथिन्स। निक्टेथिन्स क्या है? यह हरसिंगार परिजात का वैज्ञानिक नाम है,
इसके सुंदर और सुगंधित सफ़ेद फूल रात में खिलते हैं। किसके? निस्किंथिस के। फिर है लास्ट में क्या था? निकोटियाना। निकोटियाना क्या है? ये तंबाकू के पौधे की प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है। निकोटियाना। निकोटीन से संबंधित लग रहा है, पता चल रहा है कि कोई नशे वाला सामान हो सकता है, तो यहाँ पर तंबाकू से जुड़ा हुआ है यह। निकोटियाना टैबेक में, जिसमें तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। निकोटियाना टैबकम, जिसे तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। तो ये एग्जाम्पल आप याद रखे रहिएगा। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। फिर है बीज गुणन चरणों की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है प्रजनन बीज, दूसरा है आधारीय बीज, तीसरा है प्रमाणित बीज और लास्ट में केंद्रक बीज। अब हमें इसको अरेंज करना है। तो आप सभी जानते हैं सबसे प्रारंभिक चरण में आता है न्यूक्लियस सीड, मतलब कि केंद्रक बीज, जो कि हमें 4 वाले पॉइंट में दिया हुआ है। तो आप ऐसे करके आप देख सकते हैं 4 वाला पॉइंट कौन से ऑप्शन में शुरू हो रहा है। तो हमें यहाँ पर ए वाले ऑप्शन में केवल दिखाई दे रहा है, बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको नहीं भी पता है कि इसके आगे क्या होगा, केवल शुरू वाला पहचान कर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे यहाँ पर। तो ए वाला अपने आप यहाँ पर सामने निकल कर आ जा रहा है। इसके बाद आता है प्रजनन बीज। प्रजनन बीज फर्स्ट वाले पॉइंट में दिया हुआ है। फिर आधारी बीज आता है जो कि सेकंड वाले पॉइंट में है। फिर है प्रमाणित बीज, थर्ड वाले पॉइंट में दिया है। तो इस हिसाब से बिल्कुल सही लिखा हुआ है ए वाले पॉइंट में, ऑप्शन में। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है, जो कि बाद में कैंसिल हो गया था। तो ध्यान रख के रहिएगा इस सवाल को। चलिए इसका बेसिक भी देख लेते हैं। बीज गुणन के चरण, सीड मल्टीप्लिकेशन स्टेजेस। बीज उत्पादन और गुणन की प्रक्रिया को क्रमिक रूप से निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला है केंद्रक बीज या फिर न्यूक्लियर सीड। यह सबसे प्रारंभिक चरण है जो पादप प्रजनन द्वारा सीधे नियंत्रित में शुद्ध रूप से तैयार किया जाता है। इसके बाद आता है प्रजनक बीज, जिसको कहते हैं ब्रीडर सीड। केंद्रक बीज के गुणन से प्रजनन बीज तैयार किया जाता है जिसमें 100% अनुवांशिक शुद्धता होती है। फिर तीसरा है आधारी बीज, जिसको फाउंडेशन सीड कहते हैं। प्रजनन बीज की संतति को आधारी बीज कहते हैं, जो प्रमाणित बीजों के उत्पादन का आधार बनता है। फिर लास्ट में है प्रमाणित बीज या फिर सर्टिफाइड सीड। यह अंतिम चरण है जो किसानों को खेती के लिए उपलब्ध कराया जाता है और इसका उत्पादन आधारी बीज से होता है। तो ये था सारे ऑप्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक, आप देखते रहिएगा इसको। देखिए कुल मिलाकर 5 चरण होते हैं। पहला होता है केंद्रीय बीज, फिर उसके बाद प्रजनन बीज, फिर आधारी बीज, फिर पंजीकृत बीज, फिर उसके बाद प्रमाणित बीज। इंग्लिश में न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर्स सीड, फाउंडेशन सीड्स, रजिस्टर्ड सीड, सर्टिफाइड सीड। बीज गुणन के चरण विस्तार से चलिए आगे और समझ लेते हैं। बीज केंद्र क्या होता है? यह बीज उत्पादन का सबसे पहला और प्रारंभिक चरण होता है। इसे पादप प्रजनन द्वारा अनुसंधान फार्म या फिर कृषि विश्वविद्यालय में तैयार किया जाता है। न्यूक्लियर सीड्स को, इसमें अनुवांशिक शुद्धता 100% होती है, जेनेटिक प्योरिटी 100% होती है इसमें केंद्रक बीज में। बाकी के ऑप्शन को देखते हैं, मतलब अगला वाला जो चरण है वो है प्रजनन बीज या फिर ब्रीडर्स सीड। केंद्रक बीज की संतति को प्रजनन बीज कहा जाता है। इसका उत्पादन प्रजनन की देखरेख या उनके सीधे नियंत्रण में किया जाता है। इसकी विशेषता होती है कि यह आधारी बीज के उत्पादन के लिए मुख्य स्रोत के रूप में काम आता है और इसकी आनुवांशिक शुद्धता भी उच्चतम स्तर की होती है। फिर है आधारीय बीज। आधारी बीज क्या होता है? यह प्रजनन बीज से तैयार किए जाने वाले बीज को आधारी बीज कहते हैं। यह पंजीकृत या प्रमाणित बीजों के उत्पादन का आधार होता है और इसका प्रमाणन राज्य या अधिकृत बीज प्रमाणन संस्था द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद आता है पंजीकृत बीज, मतलब रजिस्टर्ड सीड। यह आधारी बीज की संतति होती है जिसका उपयोग सीधे प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए किया जाता है, मतलब कि जो छींटते हैं बोते हैं। यह चरण आधारी बीज और प्रमाणित बीज के बीच की एक मध्यवर्ती कड़ी के रूप में कार्य करता है। फिर लास्ट में आता है सर्टिफाइड बीज या फिर प्रमाणित बीज। यह बीज गुणन श्रृंखला का अंतिम चरण होता है जो किसानों को व्यावसायिक खेती या फसल उत्पादन के लिए तब उपलब्ध कराया जाता है। मतलब यह पंजीकृत होने के बाद यहाँ पर आता है प्रमाणित बीज में। इसकी क्या विशेषता होती है? इसकी आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता के मानक तय होते हैं तथा यह प्रमाणित संस्था द्वारा किसानों को वितरित किए जाते हैं। मतलब यहाँ पर तैयार हो गया, अब यहाँ पर बांटा जाएगा, उसके बाद फिर खेत में छींटा जाएगा और उसके बाद फिर पौधा तैयार होगा, मतलब जो कुछ भी फसल होगा। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से
कौन सी फॉस्फेट घुलनशील जीवाणु या फिर बैक्टीरिया है? पहला है राइजोबियम, फिर है एजोला, फिर है एजोटोबैक्टर, फिर है इस्यूडोमोनास। तो इसमें जो घुलनशील जीवाणु है वो है इस्यूडोमोनास, बाकी का घुलनशील नहीं है। तो बाकी ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है, ध्यान रखे रहिएगा। बढ़ते हैं आगे, इसका भी बेसिक देख लेते हैं। फॉस्फेट घुलनशील जीवाणु, फॉस्फेट सोल्यूलाइजिंग बैक्टीरिया, जिसको शॉर्ट में पीएसबी बोल देते हैं। ये वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो अघुलनशील फॉस्फेट के पौधे द्वारा ग्रहण करने योग्य घुलनशील रूप में परिवर्तित करते हैं। फॉस्फेट घुलनशील बैक्टीरिया कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्यूडोमोनास और बेसिलस, ये सारी प्रजातियां इनके प्रमुख उदाहरण हैं। इसके अलावा कुछ फैक्ट है, यह मिट्टी में फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाकर पौधे की जड़ के विकास में मदद करते हैं। कौन? फॉस्फेट घुलनशील जीवाणु। बढ़ते हैं आगे। फिर ऑप्शन ए में दिया हुआ था राइजोबियम। अब यह क्या होता है? यह दलहनी फसल की जड़ में पाया जाने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु होता है। एग्जाम्पल के लिए मटर, चने की जड़ की गांठ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। फिर है एजोला। एजोला के बारे में हालांकि इससे पहले भी हमने बात कर लिया था। यह एक जलीय फर्म होता है जो सजीवी नीले हरे शैवाल के साथ मिलकर धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में काम करता है। जल प्लावित धान की खेती में नाइट्रोजन की आपूर्ति करने का काम जो है, यह इसका उदाहरण है एजोला का। फिर लास्ट में एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर क्या है? यह एक स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है। एग्जाम्पल के लिए मृदा में स्वतंत्र रूप से रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है यह। तो यह था एजोटोबैक्टर। बढ़ते हैं आगे। आलू पौधे का कौन सा भाग होता है? ये देखिए, आलू वैसे देखेंगे आप जमीन के नीचे इसे लगता है फल की तरह, तो इस हिसाब से तो ये जड़ आपको समझ में आएगा, लेकिन ये जड़ नहीं होता है। आप ध्यान दीजिएगा, ये तना होता है जो ज़मीन के नीचे निकलता है, उसके बाद वो फल बन जाता है। पुष्प भी नहीं होता, पत्तियाँ भी नहीं होती। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है, काफ़ी लोग को जड़ लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह तना होता है। ठीक है, आयोग ने भी तने को सही माना है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ था एग्रीकल्चर सर्विस वाले एग्जाम में। बढ़ते हैं आगे, इसका बेसिक देख लेते हैं। आलू और उसका पादप भाग मतलब तना। आलू पौधे का भूमिगत स्तरूपांतरित तना, जिसे कंद कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आलू पर पाई जाने वाली आँखें वास्तव में इसकी कक्षी कलिकाएं होती हैं जो तने की उपस्थिति को प्रमाणित करती हैं। इसके अलावा जमीन के अंदर उगता है, लेकिन इसमें पर्व संधियाँ और सल्क पत्र होते हैं जो इसे जड़ न मानकर तना सिद्ध करते हैं। तो ये सब इसको तना सिद्ध करने के प्रमाण भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। पुष्प क्या होता है? पौधे का जनन अंग होता है जो फल और बीज के निर्माण में सहायता करता है। एग्जाम्पल के लिए पौधे के रंग बिरंगे और सुंदर फूल जो होते हैं, ये उनके जनन अंग होते हैं। फिर पत्तियां क्या होती हैं? ये पौधे का मुख्य अंग होता है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। हरे रंग की चपटी पत्तियां होती है जो पेड़ पर लगी रहती हैं। जड़ आप सभी जानते हैं, ये पौधे का वह भाग होता है जो सामान्यतः जमीन के अंदर रहकर जल और खनिज को अवशोषित करता है। जैसे मूली, गाजर, ये सब क्या है? ये सब जड़ें हैं, वहाँ से अवशोषित करके पूरी बॉडी में फैलाता है। एग्जाम्पल के लिए मूसला और अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं, ये इसके उदाहरण हैं। नॉर्मल चीज़ अगर समझेंगे, ये भाषा थोड़ी सी कठिन लग रही है, नॉर्मल तरीके से समझिए। जड़ क्या होता है? वही जमीन के अंदर जो गया रहता है वो जड़ है। लेकिन आलू इसमें एक्सेप्शन मान लीजिएगा, क्योंकि वो जड़ नहीं है, वो तना है, लेकिन मिट्टी के नीचे ही है। ठीक है। फिर है, किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता होता है? ए बी, बी सी मतलब ए, या फिर ओ ब्लड ग्रुप? तो आप सभी जानते हैं ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो सभी को दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर की तरह ये काम करता है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है स्टाफ नर्स यूनानी के एग्जाम में। चलिए इसका भी बेसिक और बाकी के ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ बेसिक दिया हुआ है, सार्वभौमिक प्रदाता या फिर यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह ओ को कहते हैं। ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं पर कोई भी एंटीजन ए या फिर बी नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यह किसी भी अन्य रक्त समूह के व्यक्ति को अपना रक्त दान कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ सभी को रक्त दे सकता है। इसके अलावा जो ए बी ब्लड ग्रुप का होता है वो सारे ब्लड को
ले सकता है। इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, मतलब सार्वभौमिक ग्राही कहते हैं, क्योंकि ये सभी का खून ले सकता है और ओ वाला सबको दे सकता है और ए बी वाला सबका ले सकता है। तो इस तरीके से होता है। बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। ए बी क्या करता है? यह वह रक्त समूह है जो जिसकी लाल रक्त कोशिकाओं पर ए और बी दोनों एंटीजन मौजूद होते हैं। इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। यह सभी रक्त समूहों से रक्त प्राप्त कर सकता है। अभी इसके बारे में बात की ना, ए बी जो होता है सबका ले सकता है और ओ ब्लड ग्रुप जो है सबको दे सकता है। अब बी ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं। इस रक्त समूह की लाल रक्त कोशिकाओं पर बी एंटीजन और प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी होती है। एग्जाम्पल के लिए यह केवल बी और ए बी रक्त समूह वाले व्यक्तियों को ही रक्त दे सकता है, जो बी वाला है। फिर है रक्त समूह ए ब्लड ग्रुप वाले। इस रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं पर ए एंटीजन और प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी पाई जाती है। यह केवल ए और ए बी रक्त समूह वाले व्यक्तियों को ही रक्त दान कर सकता है। बढ़ते हैं आगे। फिर है उच्च बुखार में तापमान को कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स हमें ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिल रहा है, एंटीपायरेटिक्स। बाकी का ऑप्शन नहीं है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है, तो ध्यान रख के रहिएगा। मेडिकल ऑफिसर यूनानी में पूछा हुआ है, तो अदर एग्जाम में भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बढ़ते हैं आगे। इसका बेसिक दिया हुआ है। एंटीपायरेटिक्स यह क्या होता है? ये वे औषधियाँ या पदार्थ होती हैं जिनका उपयोग शरीर के बढ़े हुए तापमान मतलब बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। एंटीपायरेटिक्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए पैरासीटामॉल जो हम लोग खाते हैं, एस्पिरिन जो खाते हैं, ये सब एंटीपायरेटिक्स दवाएं होती हैं। इसके अलावा ये शरीर के हाइपोथैलेमस को प्रभावित करके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, एंटीपायरेटिक्स। बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। पायरेटिक्स जो कि बी वाले ऑप्शन में लिखा था, इसका क्या मतलब था? यह वे कारक हैं या पदार्थ हैं जो शरीर के तापमान को बढ़ाने या बुखार पैदा करने का कार्य करती है, पायरेटिक्स। और ये क्या था? एंटीपायरेटिक्स, जो बुखार को कम करे। एंटीपायरेटिक्स, पायरेटिक्स एक तरीके से इसको टेम्परेचर की तरह समझ सकते हैं। पायरेटिक्स मतलब टेम्परेचर, पायरेटिक्स होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, एंटीपायरेटिक्स रहेगा तो टेम्परेचर घटाने का काम होगा, मतलब समझने के लिए केवल। इसका एग्जाम्पल है विभिन्न प्रकार के पायरोजिन जो संक्रमण के दौरान बुखार लाते हैं। फिर सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ था एंटीसेप्टिक। अब ये क्या होता है? ये वे रसायन होते हैं जिनका उपयोग जीवित ऊतकों पर सूक्ष्म जीवों मतलब बैक्टीरिया आदि की वृद्धि को रोकने या उन्हें नष्ट करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए डेटॉल, सेवेनॉल, टिंचर, आयोडीन, जिनका उपयोग घाव को साफ करने में होता है। वहाँ घाव में लिखा है। फिर है एंटीबायोटिक्स। अब ये क्या होता है? ये वे औषधियाँ या फिर जीवाणुओं का विकास को रोकती हैं या उन्हें मार डालती हैं, एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। ये औषधि होती है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिस आदि इनके उपयोग जीवाणु जनित संक्रमण के इलाज में किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रख के रहिएगा। बढ़ते हैं आगे। इसमें दो सूचियाँ दी हुई हैं, सूची 1 और सूची 2। सूची 2 में विषय का नाम लिखा हुआ है और सूची 1 में उस विषय से संबंधित अध्ययन का मतलब वैज्ञानिक अध्ययन में उसको क्या नाम दिया जाता है वो लिखा है। मतलब वैज्ञानिक अध्ययन का नाम सूची 1 में है और किस चीज़ का अध्ययन किया जा रहा है वह सूची 2 में है। पहला है लेपिडोप्टेरोलॉजी। इसमें क्या किया जाता है? इसमें तितलियों और शलभों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो तितली तो लिखा है, शलभ नहीं लिखा है, तो ये सेकंड वाले पॉइंट में मिला दिया जाएगा। तो ए का 2। फिर उसके बाद है बी में जेरोएंटोलॉजी। जेरोएंटोलॉजी में क्या किया जाता है? वृद्धावस्था के संबंध में उसका अध्ययन किया जाता है। तो वृद्धावस्था हमें 4 वाले पॉइंट में दिखाई दे रहा है। इसको जरा विज्ञान भी नाम दे देते हैं। फिर उसके बाद त्वचा विज्ञान, देखिए यहाँ पे कोष्टक में हिंट भी दे दिया है। त्वचा विज्ञान अगर कोई नहीं पता होता आपको तो त्वचा विज्ञान को सीधे 1 में ले जाकर इसे मिला देते हैं। और सी का 1 सी में भी है, डी में भी है, बी में भी है। हालांकि मैच तो नहीं कर पाता। अब डी वाला जो है अर्कनोलॉजी, इसमें मकड़ियों के संबंध में अध्ययन किया जाता है। तो हमारा हो गया फर्स्ट का सेकंड, मतलब ए का सेकंड किस में दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है, बाकी किसी में नहीं दिया हुआ है। तो एक से ही हमारा काम बन गया। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी वाले एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के सवाल हमेशा आते रहते हैं। बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में।
पहला है लेपिडोप्टेरोलॉजी, मतलब कि तितलियों के संबंध में तितली और शलभ का वैज्ञानिक अध्ययन इसमें किया जाता है। उसके बाद है जेरोंटोलॉजी, इसमें बुढ़ापे और वृद्धावस्था के संबंध में अध्ययन किया जाता है। और फिर सी में है डर्मेटोलॉजी, इसमें मानव त्वचा और उसके विकारों का अध्ययन किया जाता है। फिर लास्ट में है अर्कनोलॉजी, इसमें मकड़ी और अन्य अंथ्रोपोड्स का अध्ययन किया जाता है। तो ये सब था इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक। बढ़ते हैं आगे। दिया हुआ है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के द्वारा औसतन प्रतिदिन यूरिया उत्सर्जन कितना किया जाता है। तो लगभग 25 से 30 ग्राम किया जाता है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बाकी 1 से 2 ग्राम नहीं, 150 से 200 ग्राम भी नहीं, मतलब ये सब तो ग्राम और मिलीग्राम में है। और वैसे अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि इतना कम या ज़्यादा तो नहीं होगा। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है, तो ध्यान रख के रहिएगा। हालांकि मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी में पूछा है, और भी एग्जाम में बायो में पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बढ़ते हैं आगे, इसका बेसिक भी देख लेते हैं। मानव शरीर में यूरिया उत्सर्जन, यूरिया मानव शरीर में प्रोटीन के चयापचय के फलस्वरूप यकृत में बनता है और किडनी द्वारा मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये एक सामान्य स्वस्थ वयस्क मनुष्य प्रतिदिन लगभग 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन करता है। इसके अलावा मूत्र में यूरिया की मात्रा व्यक्ति के आहार पर भी निर्भर करता है, मतलब क्या खाता है क्या पीता है उसके हिसाब से। बढ़ते हैं आगे, बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। अब 1 से 2 2.5 ग्राम ये क्या था। यह मात्रा यूरिया के अलावा अन्य नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि क्रिएटिनिन या फिर यूरिक एसिड के दैनिक उत्सर्जन से संबंधित हो सकती है, यूरिया से नहीं। शरीर से प्रतिदिन उत्सर्जन होने वाला यूरिक एसिड की सामान्य मात्रा कितनी थी? 25 से 30 ग्राम थी। बाकी नहीं है, बिना मतलब के देखने की जरूरत नहीं है। अब है CPR से तात्पर्य है, मतलब इसका कि फुल फॉर्म पूछा है CPR। जब हार्ट अटैक किसी को आता है या हार्ट से प्रॉब्लम कोई होती है सीरियस होने की कंडीशन में, तो उसको CPR देकर टेम्परेरी उसको जिंदा रखा जाता है। तो इसमें कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन की जो प्रक्रिया है यहाँ पर हमें सही दिखाई दे रहा है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2024 में पूछा हुआ है प्री के एग्जाम में। अब देखिए CPR का जो फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिस्यूकिसेशन होता है। क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रिस्यूकिसेशन। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आगे भी देख लेते हैं, इसका बेसिक देख लेते हैं। CPR यहाँ पर इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है कार्डियो पल्मोनरी रिस्क्यूजेशन, मतलब CPR एक आपातकालीन जीवन रक्षक चिकित्सा प्रणाली है जिसका पूरा नाम कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन है। मैं जो है थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मेरा अलग निकल रहा है, तो आप समझ लीजिएगा। रिसिटेशन है, हिंदी में कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है किसी व्यक्ति को कार्डियल अरेस्ट, मतलब दिल का दौरा पड़ गया या फिर सांस रुकने की स्थिति में छाती को जो जोर जोर से दबाते हैं और कृत्रिम सांस देकर उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाता है इसमें CPR में। यह प्रक्रिया मस्तिष्क और अन्य महत्वपूर्ण अंगों में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाह को बनाए रखने में मदद करती है। जिससे व्यक्ति रहता है ना, ये व्यक्ति है पड़ा है इसे, तो उसके सीने पर इसे जोर जोर से धक्का दिया जाता है, वही CPR होता है। कार्डियोपल्मोनरी संशोधन क्या है, जो कि ए वाले ऑप्शन में दिया था। यह एक सामान्य और भ्रामक तकनीक शब्दावली है जिसकी चिकित्सा विज्ञान में आपातकालीन जीवन रक्षा प्रणाली से कोई मानक उपयोग नहीं है, मतलब कि आपको फंसाने के लिए केवल उसमें ऑप्शन में डाल दिया था। ऐसे ही बाकी के शब्द को भी आपको केवल भ्रमित करने के लिए डाला हुआ था, कोई मतलब नहीं था। बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर हमारा ये सेशन समाप्त होता है। इसके बाद अब हम नए PYQ सीरीज में मिलते हैं जिसमें हम सॉल्व करेंगे एक नए विषय के PYQ को। तो चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।